चलिए। उत्सव पारा परिवार से मैं गौरी और मैं कृष्ण कुमार आप सभी का अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण के 7वें दिन में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं परम पूज्य बाबा जी के चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए वंदना गीत। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना की करे जिनसे सुशोभित है धरा, सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबको नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते। तो आज 7वें दिवस हमारे बीच भोपाल से रूपलाल भाई जी उपस्थित है पर्यावरण विषय को लेकर, और गणित की अवधारणा को लेकर मैं गौरी उपस्थित रहूंगी। तो मैं श्रीमान जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आदरणीय श्री रूपलाल भाई जी का परिचय दे। धन्यवाद श्रीमती जी। आदरणीय रूपलाल भाई जी मूलतः भोपाल के रहने वाले हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बैतूल आमला बैतूल में हुई, और उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप भोपाल गए, और फिर वहीं से आपने एमएससी करने के बाद कुछ समय बैंक में नौकरी भी की आपने, और 1978 में आप संघ लोक सेवा आयोग से भूवैज्ञानिक पद पे पूरे ऑल इंडिया आप 7th रैंक में चयनित हुए थे। बहुत बहुत बड़ी गरिमा की बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी आपकी। और आप खान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है उसमें आपने 33 साल की नौकरी पूरी की, और भोपाल से 2012 में डायरेक्टर के पद से आप रिटायर हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त आपका पूरा कार्यकाल रहा। आपकी विशेषज्ञता को देखते हुए जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश सरकार के विशेष डिजाइन बांध सुरक्षा समीक्षा में आपको 2012 से ही विशेषज्ञ के तौर पर रखा गया है, और आपने इतनी प्रतिकूलताओं को बचपन से ही फेस करते हुए बहुत सारी स्किल आपने प्राप्त की, और आप में कर्मठता जबरदस्त है। आपने बहुत स्वच्छ जबरदस्त स्फूर्ति देखने मिलती है आपको, और एक शिष्य के रूप में आप में जिज्ञासु प्रवृत्ति को हमने देखा है। ये मैं स्पेशल कोट कर सकता हूँ, जबकि जब अनूपपुर में लाल बहादुर भाई जी के यहाँ शिविर चल रहा था तो आप बराबर एक शिष्य की तरह से, एक विद्यार्थी की तरह से आप हर चीज पूरे कॉपी पेन लेकर के नोट करते थे, और व्यवस्था में भागीदारी के तहत आपने अपनी बहू के साथ किचन में भी सहभागिता के लिए आपने वहां पे अपनी भागीदारी दी थी। आपके परिवार में अब पूरकता उपयोगिता के साथ ही आपकी श्रीमती जी नीलमणि दीदी का जबरदस्त सहयोग, और साथ में अश्वनी बेटा जी, आकांक्षा बेटा जी, हर्ष बेटा जी और पोता दिव्य बेटा जी का भी जबरदस्त सहयोग आपको मिलता रहा है। आप बहुत अच्छे, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में, और इसके लिए आप हमेशा जो है जहां जहां भी कार्यक्रम होता है आप स्वयं होके व्यवस्था में भागीदारी निभाना शुरू करते हैं। आप अछोटी में जो 2 साल का जो कार्यक्रम चला था जीवन विद्या का अध्ययन शिविर का, जिसमें 10-10 दिन के लिए आप लोग आते थे हर 2 महीने में, उसके रूप में आपने 2 साल के क्रम में ये जीवन विद्या का अध्ययन शिविर आप पति पत्नी दोनों पूर्ण किए, और वर्तमान में आप उत्सव पारा के वरिष्ठ और सक्रिय सदस्य के रूप में भागीदारी निभा रहे हैं, और इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं भैया। आपसे बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप जैसे सक्रिय सदस्य हमारे साथ उत्सव पारा में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी निभा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। अब मैं आगे आपसे
हाँ जी, श्रीमती जी बताइए। तो बड़े आदर के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे आदरणीय रूपलाल भाई जी को, जो पर्यावरण विषय पर अपनी प्रस्तुति रखेंगे सत्यापन के साथ। तो आदरणीय रूपलाल भाई जी। धन्यवाद सभी उपस्थित। हाँ, आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद कृष्ण कुमार भाई जी एवं गौरी कांत जिसने मुझे मेरा परिचय दिया यहाँ। हाँ, मैं अपना सत्यापन आदरणीय नागराज बाबा जी के प्रति कृतज्ञता नमन करता हूँ कि उन्होंने जीने के मॉडल के रूप में यह अद्भुत वांग्मय दिया। यह मानव जाति पर उनका बहुत बड़ा उपकार है। इसके बाद मैं उन सभी प्रबोधकों, सहयोगियों, सहपाठियों तथा अपनी श्रीमती जी के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अपनी उपयोगिता पूरकता के साथ मेरी पात्रता योग्यता बढ़ाने में सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप मेरी स्थिति गति में परिमार्जन हुआ, जिसने मेरी स्थिरता निश्चयता में उत्तरोत्तर सुधार ही किया। जीवन विद्या की सूचना सबसे पहले मेरे परिवार को 2010 में श्रीमान कृष्ण कुमार ही मिली। प्रथम सूचना के बाद ही वस्तु को गहराई से जानने समझने की स्वीकृति बनी। इसके बाद मई 2011 में परिवार के 5 सदस्यों तथा रिश्तेदारों के बीच प्रथम 7 दिवसीय शिविर सत्यम अभिभावक विद्यालय रायपुर में अनीता दीदी जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उस शिविर में हम लोग पूरे रिश्तेदारों से शायद 30-35 लोग उपस्थित थे। उसके बाद परिवार सहित दूसरा शिविर सितंबर 2012 में समाधान कॉलेज बेमित्रा में श्री सोम भाई जी के मार्गदर्शन में हुआ तथा तीसरा शिविर पिवड़ाई इंदौर में दिसंबर 2013 में श्री अजय दामद जी के मार्गदर्शन में हुआ। स्पष्टता आई और आगे अध्ययन करने की स्वीकृति बलवती हुई। परिणाम स्वरूप श्रीमती जी के साथ 2 वर्षीय अध्ययन शिविर जनवरी 2013 से मार्च 2015 के मध्य छोटी रायपुर में संपन्न किया। 2012-18 के सभी राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी हमारे परिवार सहित हम लोग परिवार सहित उपस्थित रहे। इस तरह जीवन विद्या की मेरी श्रवण पठन एवं अध्ययन की यात्रा रही। क्रम अभी भी जारी है और समझने का प्रयास निरंतर है। इस स्वयं में विश्वास बढ़ा है, व्यवहार में सकारात्मक आई है एवं संबंधियों से मूल्यों का निर्वाह करते हुए बड़ा तृप्ति का भास होता है। पठन अध्ययन का क्रम अभी भी जारी है और इसे तन्मयता से करने की निष्ठा बनी है। इसी निष्ठा के फलन में मेरा परिवार भी उत्सव पारा परिवार समूह के साथ है, जहाँ तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा जागृति पथ पर चलने के लिए संकल्पित हूँ। सुरक्षा के साथ अपने को सौभाग्यशाली मानते हुए समाधान समृद्धि के सहारे जागृति पथ पर चलने के लिए संकल्पित हूँ। आगे के परिवार मूलक ग्राम सरोज व्यवस्था में भी अपनी यथा योग्य भागीदारी का निर्वाह करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा मेरा सत्यापन और यही मेरा सत्यापन भी है। आइए अब आज के शिक्षा संस्कार के विषय पर्यावरण पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने के पहले मैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र उत्सवपारा ग्राम साकरी जिला बालोद छत्तीसगढ़ के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस विषय को आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया। पर्यावरण, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये 2 शब्दों से बना है। पर्यावरण बराबर परि धन आवरण। परि का मतलब पृथ्वी या फिर उसकी स्थानीय इकाई, और आवरण मतलब इकाई के चारों तरफ का बाहरी प्रभाव क्षेत्र। पर्यावरण का अध्ययन क्यों? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। इसका अध्ययन इसलिए क्योंकि पृथ्वी अथवा उसका कोई भाग हमारा घर है, प्रकृति की एक अनमोल विरासत है, नियति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। यह हमारे जीवन का मूल आधार भी है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन तथा रहने के लिए भूमि उपलब्ध कराता है।
इस तरह हमारी सामान्य आकांक्षा जैसे आहार, आवास, अलंकार और महत्वाकांक्षा दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए पर्यावरण हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब फिर प्रश्न उठता है कि जहां से हमारी सभी शरीरगत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसके पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इससे देता यानी कि जो प्रकृति से हमको मिलता है और उपभोक्ता यानी कि हम लोग के बीच एक नैसर्गिक संतुलन बना रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, ये बहुत आवश्यक है, जो कि हाँ दोनों के लिए बहुत स्वास्थ्यकारी है। पर्यावरण जो हमारा आश्रय है वह हमारे ही क्रियाकलापों द्वारा दिन प्रतिदिन प्रभावित हो रहा है और यह नाजुक संतुलन निरंतर बिगड़ रहा है। इसके प्रमुख कारण है जनसंख्या में बढ़ोतरी, औद्योगिक क्रांति, नित्य नई वैज्ञानिक खोजें, जलवायु तथा ध्वनि में प्रदूषण, अत्यधिक जंगलों का काटना एवं खनिजों का उत्खनन आदि। इनका चर्चा अपन आगे करेंगे। इसीलिए पर्यावरण का अध्ययन बहुत आवश्यक है, समय की मांग भी है। इसी संक्षिप्त भूमिका के साथ अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ, पर्यावरण। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ पड़ोस होता है, अर्थात जो कुछ भी इकाई के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं का मिश्रण है। एनवायरमेंट का मतलब प्राकृतिक तथा मानव निर्मित चीजों का यह मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक तथा अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल है, जबकि मानव जनित पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल है। अब यहाँ में अलग अलग जैसा वर्गीकरण किया गया है घटकों के आधार पर, मैं संक्षिप्त में यहाँ बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और मानव जनित पर्यावरण क्या है। तो प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ये मुख्य घटक हमें पृथ्वी पर 4 भागों जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल के रूप में दिखाई देते हैं। और यह हमारे लिए बड़ा उत्सव का दिन है कि जो हमारी प्रकृति है वह इन्हीं 4 अवस्थाओं से बनी है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। यानी कि इस चारों अवस्थाओं की इकाई हमारे ही पर्यावरण में उपलब्ध है। अब जैसे मैंने 4 मंडलों के बारे में ऊपर जिक्र किया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। तो इसमें स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के बारे में तो हम लोग सब परिचित ही हैं, तो यहाँ मुझे ज्यादा उसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। जैव मंडल जरूर मैं यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि जैव मंडल एक तरह से हम सबको समझने की जरूरत है। तो जैसे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यहाँ एक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ समझाना चाहूंगा कि अपने उत्सवपारा के पास तांदुला नदी है। तो तांदुला नदी में तो अभी पानी है, तो तांदुला नदी का बाया या दाया छोर पर तीनों मंडल मिलते हैं। जैसे वहाँ वायु मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, जैव मंडल भी है। तो ये तीनों का जो मिलन स्थल है वो जैव मंडल के रूप में हमें दिखाई देता है। तो यह हमारे लिए बहुत है कि चलो हमारा जो है उत्सवपारा का है, उसका हमारे लिए एक प्राकृतिक वैभव है कि हमारे पास नदी का भी एक स्रोत है। अब मानव जनित पर्यावरण, तो मानव जनित पर्यावरण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है, तो परिवार, समुदाय, समाज सबके द्वारा निर्मित होता है। इसमें हमारे अपने घर, इमारतें, सड़क, पार्क, पुल, कपड़े, किताब तथा स्मारक और आधुनिक जो बन रहे स्टेशन बन रहे, बस स्टैंड बन रहे, एयरपोर्ट बन रहे, ये भी सब इसी में मानव जनित पर्यावरण में आते हैं।
अब मानवीय मानवीय पर्यावरण, तो पर्यावरण जैसा कि मैं अभी बताया आप लोगों को परिवर्तनशील है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता ही रहता है, क्योंकि उसको अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे महत्वाकांक्षा की तथा महत्वाकांक्षा एवं सामान्य आकांक्षा की चीजों के लिए वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो वो हम पर्यावरण के साथ, उससे पर्यावरण हमारा परिवर्तित होता ही है। जो हमारे पूर्वज थे वो तो स्वयं को प्रकृति के, उन्होंने स्वयं को अपने प्रकृति के रूप बना लिया था। उनका जीवन भी सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। अतः पर्यावरण संतुलित था। इस नाजुक एवं संतुलित जो पर्यावरण था उसको मानव ने अपनी दिन प्रतिदिन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और औद्योगिक क्रांति के कारण अत्यधिक प्रभावित किया। इस प्रभाव के फलन में ही एक असंतुलन पैदा हुआ और यही हमारे पर्यावरण असंतुलन का कारण है। इसके दो प्रमुख भाग है। पर्यावरण संतुलन के दो प्रमुख मुख्य कारक है। तो पहला कारक तो है अपने जो प्राकृतिक कारक होते हैं, जो तो पृथ्वी पर कई प्राकृतिक कारक है जो जिसके द्वारा भी हमारी प्रकृति का परिवर्तन होते रहता है। उसका ऊपरी धरातल या इवन कुछ भाग पर्पटी का कुछ भाग में प्रभावित होता रहता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने के लिए जो कारक है वो है वर्षा का जल, क्योंकि इसी से हमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूस्खलन आदि की स्थिति दिखाई देती है। या कभी सूखा, अगर अनावृष्टि हो जाए तो सूखा भी दिखाई देता है। और दूसरा है फिर चक्रवाती हवाएं। चक्रवाती हवाएं हमको पता ही है कि समुद्र तट पे जब आती है तो कैसे समुद्र का वो क्षरण करती है और वहाँ मरुस्थलीय स्थलों में चलती है, तो वहाँ कैसे ड्यून्स का वो विस्थापन करते रहती है, सब हम सब जानते हैं। इसके बाद फिर सूर्य का ताप भी हम पर्यावरण को बिगाड़ने में है। प्राकृतिक सोर्स पर अल्ट्रावायलेट रेज है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमको वो दिखाई देता है। फिर है समुद्री तरंगे जो कि ज्वार भाटा के रूप में हमको दिखाई देती ही है। और भूकंप बहुत बड़ा एक प्राकृतिक कारण है जिससे कि बहुत ज्यादा तबाही होती है। जैसे उसमें सुनामी होती है। सुनामी जब समुद्री तटों से टकराती है तो वहां पे तटों का जबरदस्त क्षरण होता है, जिससे जो आपका जो समुद्र का है उसका अतिक्रमण और प्रतिक्रमण दोनों चीजें होती है उससे। वो भी एक तरह से पूरे समुद्री तटों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और फिर उसके साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन होते रहता है। तो भूस्खलन से भी बहुत जबरदस्त समस्या आती है जो कि हमारे उसको छोड़ते हैं, उसको प्रभावित करते रहते हैं, हमारे वातावरण को प्रभावित करती है। तो ये तो हुए हमारे प्राकृतिक कारण। फिर इसके अलावा जो मानव जनित कारण है, इस मानव जनित कारण ने पूरे हमारे पर्यावरण को एक तरह से बुरी तरह प्रभावित किया। और इसमें जो मानव जनित जो पर्यावरण के कारण वो सबसे ज्यादा है, जो वनों को हम अपनी आवश्यकता के लिए डाल रहे हैं, काट रहे हैं, अंधाधुंध उसका शोषण कर रहे हैं। फिर दूसरा कारण है जैव विविधता का क्षरण, यानी कि डिप्लीशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तीसरा है मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए हमारा सब हम भुगत रहे हैं, जिस पर पूरा हमारा क्या राष्ट्रीय क्या अंतरराष्ट्रीय सब लेवल पर इसका ध्यान जा रहा है। और फिर खनिजों का अत्यधिक उत्खनन। खनिजों का जैसे कोयला है, तेल है, दूसरी भी और भी औद्योगिक चीजें हैं जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो ये चूंकि ये सब चीजें उसमें वन क्षेत्र में मिलती है, तो वन क्षेत्र को हम इस तरह से बिगाड़ ही रहे हैं इसको उत्खनन के द्वारा भी। फिर है प्रदूषण। प्रदूषण हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा भयावह है। उसकी वजह से हम बड़ी भयावह स्थिति में पहुंच गए, क्योंकि इससे जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण और कई ध्वनि का प्रदूषण है, कई तरह के प्रदूषण है जिससे कि पूरे हमारे एनवायरनमेंट को इसने प्रभावित करके रखा है, बहुत ज्यादा ये किया है। और फिर है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे हम पिछले 70 साल का हम वो देखें तो हमारी जनसंख्या 3 गुना बढ़ गई। बाबा ने भी अपना उसको वो मानव संचेतन आदि मनोविज्ञान में बताया कि सन 1950 तक जो हम थे तो हमारा प्रकृति का संतुलन भी बिल्कुल संतुलित था। और जैसे 1950 से हम जैसे जैसे इन 70 सालों में बोले हमने पृथ्वी को इतनी ज्यादा बर्बाद कर दी कि आज ये भयावह स्थिति आ गई कि छोटे इसमें भी इसका विश्लेषण करें तो जो बहुत ज्यादा ये जो वनों को उजाड़ रहे हैं तो अपनी जैसे के रूप में या टिम्बर के रूप में, औद्योगिक इकाइयों के रूप में या बांध वगैरह आदि बनाने के रूप में हम जंगल को काट ही रहे हैं।
तो जंगल काटने से सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है वो हो रही है भूक्षरण की, सॉइल इरोजन की, जिसके ये जो सॉइल, तो ये जो जैसा वनों को जो काट रहे हैं हम इसकी भरपाई इसी तरह कर सकते हैं कि हम फिर से नए वन लगाएं, और जो हमारी अंतरराष्ट्रीय जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे कहते हैं कि जो भी अध्ययन के अनुसार कहते हैं कि किसी भी भूभाग पे अगर 33% तक वन है, इसका भूभाग का 1/3 भाग में वन है, तो वहां पे किसी भी तरह का कोई जलवायु का परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु हमारे देश, हमारे भारत की अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि 33% की जगह अगर हम इसका राज्यवार वो करें तो ये सिर्फ 18% से 18.4% से लेकर 24.5% तक है, यानी कि लगभग उसके जितना हमको चाहिए उससे हम आधे में है। और ये हमारे वनों की कटाई तो निरंतर अभी भी जारी है, तो जारी होने की वजह से इसका जो भी दुष्परिणाम हम हमारी आने वाली पीढ़ी भोगेगी, इसके लिए हमें उस पर अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। फिर जैव विविधता का चरण, तो जैव विविधता भी अपने आप में बहुत जबरदस्त ये है, क्योंकि इस पर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, मौसम चक्र और वर्षा चक्र है, ये पूरी जैव विविधता पर ही निर्भर करती है। अगर वन की कटाई होगी तो ये जैव विविधता भी प्रभावित होगी, तो जैव विविधता प्रभावित होगी तो हमारा मौसम है, जलवायु सब प्रभावित होंगे, तो इसका भी दुष्परिणाम हमको सब देखने को मिल ही रहा है। फिर पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट फैक्टर है वो ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम सब जानते हैं कि 4-5 गैसें हैं जो उसको प्रमोट करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पांचों ऐसी गैसें हैं जो कि हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा गर्म कर रही है। गर्म करने से इसका जो दुष्परिणाम हम देख ही रहे हैं कि जितने भी हमारे ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ है, वो बर्फ का पिघलने का वो सिलसिला शुरू हो गया है, उससे हमारे समुद्र तल में भी वृद्धि हो रही है। और अगर इसी रफ्तार से ये होता रहा, जैसे विश्व का तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड मानते स्टैंडर्ड है ना, तो इस अभी इन सालों में 14 का बढ़ करके 14.70 हो गया है। 14 यानी कि 0.7% की भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी से समुद्र के अभी जो ऑब्जर्व किया गया है उसमें 5 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हो गई है। और 2070 तक ये जैसा ये कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2070 तक करीब 4 से 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो 4 से 5 सेंटीग्रेड बढ़ना तो आप अपन अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी बर्फ पिघलेगी और कितनी आकर के हमारे समुद्र के तल को वो करेगी, ताकि हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र है वो डूब ही जाएंगे उसमें। और जो प्रवाल द्वीपों का क्षेत्र है वो भी, जैसे लक्षद्वीप है, मालदीव है, मॉरिशस, ये ऐसे छोटे जो तटीय समुद्र तटीय देश है, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ये हो सकता है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये अपने अस्तित्व ही खो दे। और फिर है ये वैश्विक गर्माहट का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इसमें जो वर्षा भी बड़ी असामान्य होगी। कहीं तो अधिक वर्षा हो जाएगी तो वहाँ अतिवृष्टि दिखाई देगी, और कहीं सूखा पड़ जाएगा, यहाँ अनावृष्टि होगी। तो ये उसका एक दूसरा मुद्दा। और तीसरे जो सबसे बड़ा है कि ये जो समुद्री चक्रवात की आवृत्ति और तीव्रता का बढ़ जाना, अल नीनो का अपन सब सुने हैं नाम, कि पहले अल नीनो जैसा कि अध्ययन है पहले 7-8 वर्षों में एक बार आता था, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 4-5 वर्षों में दिखाई देने लगी है। तो ये इसकी वजह से फिर यानी कि क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आता है प्रदूषण। प्रदूषण के लिए तो स्थिति को और ज्यादा खराब किया, क्योंकि जल का जिस पर हम निर्भर रहते हैं, जल पर भी निर्भर रहते हैं, वायु पे निर्भर रहते हैं, ध्वनि और सब पे निर्भर रहते हैं। तो उसकी वजह से इनमें सब हर लेवल पे पोल्यूशन है। तो जैसे अपन वायु का प्रदूषण देखें तो वायु के प्रदूषण में जैसा हम एसिड रेन के बारे में सब जानते हैं, अम्लीय वर्षा। इस अम्लीय वर्षा की वजह से कई दुष्परिणाम हमको देखने को मिले हैं, है ना। जैसे हमारा दिल्ली का लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, खजुराहो के जो मंदिर वगैरह, इनका सब ये रंग से बदरंग हो गए, है ना। ये इसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। और ओजोन, वायुमंडल की ओजोन परत भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। जल प्रदूषण के बारे में हम सब जानते हैं, कितनी तरह की जल के की वजह प्रदूषण होने कितनी तरह की बीमारियों का हम सामना कर रहे हैं, है ना। ये सब कारण है जो कि इस पर हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान देंगे तभी हम अपने जो प्लेनेट है, जो अपना धरती है, जो हमारा घर है, उसको हम रहने लायक बना पाएंगे। अब पर्यावरण असंतुलन को रोकने के प्रयास, है ना।
तो भाई चूंकि हम पर्यावरण को तो चूंकि बिगाड़ ही रहे हैं दिन प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, तो अब इसमें संतुलन बनाने के लिए कुछ प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो उस प्रयास के पहले मैं कुछ अपनी जो वस्तु स्थिति है अपने देश की, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा एज ए सैंपल, जैसे कि इसके आधार पे हम अपना आकलन कर सकते हैं कि कैसे हम भयावह स्थिति में कैसे आगे हमको क्या क्या सामना करना पड़ेगा। तो जैसे देखें, हम अपने भारतीय उपमहाद्वीप को देखें तो हमारा भौगोलिक रूप से हमारा भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र 3 तरफ तो समुद्रों से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला है। पर्यावरण की दृष्टि से अध्ययन यह बताता है कि ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ प्राकृतिक आपदाएं अपन ने देखी है कि प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ के रूप में, सूखा के रूप में, चक्रवात के रूप में और भूकंप के रूप में हमको देखने को मिलती है ना, जिससे बहुत जबरदस्त वो नुकसान होता है और हमको कई दिनों और हमारी जो इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इसके अलावा जो मानव जनित कारण जो मैंने अभी बताया, ये भी हमको हमारे पर्यावरण को असंतुलित करने में बहुत जबरदस्त रोल है उनका, जो भारी चिंता का विषय है। तो जैसे मैं एक तो यह बताना चाहूंगा कि क्या क्या उसका दुष्परिणाम, जैसा अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी 2019 में, यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट है वो, उसमें 156 देशों ने भाग लिया था। तो उस 156 देशों की रिपोर्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस के मामले में हमारा स्थान 140वां स्थान था। यानी कि आप अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने क्या किया है हमारी प्रकृति के साथ, कि वो रहने लायक अभी तो अभी आने वाली जैसी जनसंख्या बढ़ती हो रही, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहाँ पहुंच गए। और दूसरा है फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के 4 शहरी क्षेत्र इतने ज्यादा प्रदूषित है कि उसमें जो 150 देशों की एक सूची बनाई थी, उसमें दिल्ली सबसे 1 प्रदूषित राजधानी मानी गई है पूरे विश्व में। और उसके 4 जो आसपास के क्षेत्र है वो भी 1 2 3 4 5 क्रम से ही है, जैसे दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है। तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पहुंच गए हम, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। फिर इसके अलावा जो स्वच्छता पर भी हमारा ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्वच्छता से भी हम अस्वच्छता से और के साथ न रहने की वजह से भी हम उसको पर्यावरण को बिगाड़ ही रहे हैं। और इसका एक कोविड-19 का मामला हम सब देख ही रहे हैं, घर में कैसे हम लाग हो गए इसकी वजह से। तो इसको रोकने के विश्व लेवल पे प्रयास हो रहे हैं, भारतीय लेवल पर भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे स्थानीय मोहल्ला, गांव, शहर में सब हो ही रहे हैं। अपन देख ही रहे हैं कि हर जगह वो नगर निगम कितना ज्यादा ध्यान दे रहा है स्वच्छता को लेकर के, है ना। अब इसी सब चीज को देखते हुए कुछ पर्यावरण दिवस है, इससे उसमें हमारा ध्यान जाता है कि देखो हमने अपनी प्रकृति को कितना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि हमको ये पर्यावरण इतने ज्यादा दिवस मनाने पड़ रहे हैं, है ना। इसमें 2 फरवरी को है विश्व नम दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 22 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमने हमारे प्लेनेट को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब आता हूं मैं अपने अभ्यास कार्यक्रम पे, जो कि हमारा इसका बहुत हमारा आज का विषय भी है और इसमें हमारा कैसा ये है। तो मैं इसको जो संकलित किया है मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, है ना। तो जैसा एनसीएफ 2005 पर्यावरणीय अध्ययन के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम बना हुआ है, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराना है। इस विस्तृत रिपोर्ट में सैंपल के रूप में मैंने कुछ बिंदु लिए हैं सार रूप में, जो कि मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा ताकि उससे हमारा वो समझ में आ जाए, क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए ना, वो सब समझ में आ जाए, है ना। तो जैसे प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन का मुख्य आशय यह है कि बच्चों को अपने आसपास की प्राकृतिक एवं मानवजनित इकाइयों से भली भांति परिचित कराना और मुख्य पर्यावरणीय मुद्दे जैसे प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाना। दूसरा है एनसीएफ 2005 के अनुसार यह एक अलग पाठ्यक्रम होगा जिसे इंटीग्रेटेड एवं थीमेटिक प्रक्रियाओं द्वारा सिखाया जाएगा। तीसरा बिंदु है अपने से संबंधित आसपास की वस्तुओं जैसे स्वयं, परिवार, घर एवं स्कूल से शुरुआत करते हुए क्रमशः बड़े पर्यावरणीय क्षेत्र जैसे पड़ोस, समुदाय, खेत एवं गांव आदि इसमें शामिल किए जा सकते हैं। चौथा बिंदु ऐसे अध्ययनों से बच्चे न सिर्फ अपने आसपास के वातावरण को समझेंगे बल्कि उनके प्रति अपने संबंधों की पकड़ को भी मजबूत करने में सफल होंगे। पांचवा बिंदु है इस स्तर पर प्रचलित परिभाषा
सूचना तथा उपलब्ध साहित्य की जानकारी देने के बजाय, पर्यावरण पर इन सब जानकारी देने के बजाय बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए, बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए जिससे कि वे स्वयं स्फूर्त एवं सहपाठियों, बड़ों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सामूहिक चर्चा करके स्थानीय इकाइयों की गुणधर्मिता तथा उनके पर्यावरणीय महत्व को जान सके। अब जो ये पाठ्यक्रम बनाए जिसके ऊपर 5 बिंदु मैंने जैसे एक सैंपल के जैसे लिए थे, उसी पाठ्यक्रम में कुछ बच्चों से और उनके अभिभावकों से कुछ अपेक्षाएं भी की गई है। तो वो क्या क्या अपेक्षाएं हैं, मैं वो 4-5 अपेक्षाएं वो पढ़ना है, इसलिए जरूरी है कि उसी से हमको पूरे कंटेंट की वो पता लगेगा कि क्या हमसे अपेक्षाएं की जाती है। तो देश भर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों से कुछ अपेक्षाएं की गई है जो निम्न है। जैसे नंबर 1, प्रतिदिन के जीवन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, कार्यकलापों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए अपने आस पड़ोस तथा सुदूर की इकाइयों जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, आहार, जल और आवास सुरक्षा आदि के प्रति जागरूकता प्राप्त करना, है ना। दूसरा है आसपास की इकाइयों के प्रति प्राकृतिक उत्सुकता, जिज्ञासा, उनका प्रकटन तथा मौलिकता, पोषण संरक्षण का अध्ययन, जानना पहचानना, है ना। स्वयं में विभिन्न प्रक्रियाओं, कौशलों को विकसित करना, इसके लिए सहायक तत्व जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, प्रयोगात्मक विश्लेषण, एक्सपेरिमेंटेशन तथा तार्किक लॉजिकल व्याख्या के आधार पर इकाइयों को का अध्ययन करना समझा। चौथा बिंदु है आसपास के पर्यावरण में स्थित प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवजन्य संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, यानी कि निर्वाह करना। और 5वां बिंदु है मानवीय मूल्यों तथा अधिकारों के प्रति समानता, इक्वलिटी और न्याय से संबंधित मुद्दों के लिए सक्रिय होना तथा यथास्थिति आवाज उठाना, यानी कि पूरकता, उपयोगिता निभाना। अब उपरोक्त जो अपेक्षाएं की गई है करिकुलम के अनुसार, उसके आधार पर कक्षा 3 से 5 के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, जैसे पेडागोजिकल प्रोसेसेस कहते हैं, तथा सीखने की संप्राप्ति यानी कि लर्निंग आउटकम के बारे में क्या है, के लिए कक्षावार अनेक बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है। उपरोक्त बिंदुओं को संकलित कर यहाँ मैंने उनका संख्याकरण किया है ना। कैसे संख्याकरण कि सीखने की प्रक्रिया और सीखने की संप्राप्ति। तो कक्षा 3 के लिए करिकुलम में तो 20 इस तरह की प्रक्रियाएं दी गई है और एग्जीक्यूशन के लिए उन्होंने 14 संप्राप्तियों पर ध्यान आकर्षण किया है। चौथी में 19 और 14 पर ध्यान आकर्षण किया है। 5वीं में 21 उस पर 13 पर उन्होंने ध्यान आकर्षण किया, एग्जीक्यूशन के लिए ध्यान आकर्षित किया है। तो ऐसे टोटल अगर प्राइमरी लेवल पे देखें तो ऐसे 60 प्रक्रियाएं होती है और जिसको एग्जीक्यूशन के लिए कम से कम उन्होंने 41 बिंदुओं को किया है। तो ये 41 बिंदुओं को मैंने उसको सैंपल के तौर पर हर क्लास के लिए 2-2, 4-4 बिंदु लिए हैं ताकि उसको हमको अपने अध्ययन किस तरह का अध्ययन है इसकी हम वो समझ सके और जो हमसे अपेक्षा की जाती है वो अपेक्षा को हम पूरी कर सके, है ना। तो अध्यापक इस प्रस्तावित बिंदुओं में से कुछ बिंदुओं पर आसपास के क्षेत्रों में जाकर प्रायोगिक अभ्यास करा सकते हैं जो पाठ्यक्रम की आवश्यकता भी है। उदाहरण के लिए कुछ प्रयोग मैंने सुझाए हैं, जैसे कि कक्षा 3 के लिए। कक्षा 3 के लिए है अपने पहला 4 लिए हैं जिसमें अपने आसपास के बच्चों को देखकर, स्थलों को देखकर, अपने आसपास के स्थलों को देखकर उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानव जनित वस्तुओं की सूची बनवाना तथा उनकी उपयोगिता के बारे में जानना बतलाना। दूसरा बिंदु है आसपास के पेड़ पौधों के जानने योग्य लक्षणों जैसे पत्तियों, डालियों, तनों का आकार, रंग, गठन और सुगंध आदि की पहचान करना कराना। आसपास के जीवों को विशिष्ट लक्षणों जैसे उनकी आवाज, भोजन, खाने की आदत और रहने चलने फिरने आदि तरीकों की पहचान कराना। और चौथा बिंदु है विभिन्न उम्र के मनुष्यों, जीवों, पक्षियों के खाने की आवश्यकताओं, भोजन और पानी की उपलब्धता तथा घर एवं आसपास के लोगों में पानी की उपयोगिता के बारे में व्यक्त करना कराना। ये 4 बिंदु जैसे ऐसे अपन तो नहीं, पर सेंट्रल स्कूल में जब हमारे बच्चे पढ़ते थे तो वो स्कूल की तरफ से हार्मोनियम शीट बनवाने के लिए कहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी का एक अंग है। अब कक्षा 4 के लिए है तो कक्षा 4 में भी 4 बिंदु लिए हैं मैंने, जैसे अपने घर, पड़ोस तथा गांव में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनवाने में मदद करना। दूसरा बिंदु है आसपास के क्षेत्रों में उगे हुए फूलों, पेड़ पौधों की जड़ों तथा फूलों के साधारण लक्षणों जैसे आकार, रंग और सुगंध
आदि की पहचान करना, कराने में मदद करना। तीसरा बिंदु है आस के जीवों पक्षियों के विशेष लक्षणों जैसे उनकी चोंच, दांत, कान, जबड़े, पंख, बाल आदि की पहचान करना, कराने में मदद करना। आ रही आवाज आ रही है? रोजमर्रा की उपयोगी चीजें जैसे भोजन, पानी और कपड़े आदि के उत्पन्न करने या प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जानने के लिए कहना, मदद करना। इसके अलावा उन्हें कैसे उत्पादन स्थल से घर तक, घर से मंडी तक तथा वापस मंडी से घर तक कैसे लाया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी दिलवाना लेना। पानी स्थानीय स्रोत से कैसे प्राप्त किया जाता है, घर तथा पड़ोस में कैसे शुद्ध किया जाता है, इसके बारे में पूछना, जानना एवं इस कार्य में मदद करना। अब कक्षा 5वीं के लिए भी थोड़े ऐसे प्रश्न है जो कि थोड़े से स्टैंडर्ड वाइज थोड़े बड़े हैं उम्र के अनुसार। तो पहला बिंदु है इसमें जीवों के असाधारण लक्षणों जैसे देखना, सूंघना, सुनना, आवाज निकालना तथा सोना आदि के बारे में जानने के लिए कहना, मदद करना तथा उनकी प्रकाश, ध्वनि एवं भोजन के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करते हैं के बारे में जानना, बताना, मदद करना। दूसरा बिंदु है स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दे कि आज का दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है, सर्दी है या कोहरा है आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करना, मदद करना। पंचायत, ग्राम, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल तथा सहकारी विभाग जैसी विभिन्न संस्थाओं की भूमिका और उनके कार्य करने के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, मदद करना। घर या पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करने के लिए कहें, मदद करें। जैसा पहला है उसमें जब वह आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे और कितने पेड़ थे, अपनी इस उम्र तक उन्होंने प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन देखे, उनका पसंदीदा खेल और गांव तथा स्कूल में खेले जाने वाले खेल, उनका पसंदीदा फल, गर्मी सर्दी तथा मौसम में किस तरीके से कैसे बिताते थे। ये 4-5 पॉइंट ऐसे है कि इसमें जो भी पिछले 30-40 साल जो भी अंतर होगा उनमें उसका पूरा एक हमारे पास विश्लेषण हो जाएगा कि 50 साल पहले कैसे था, पर्यावरण कैसा था और आज उनकी जो अनुभव हम सुनेंगे उससे पता लग जाएगा कि आज का कितना परिवर्तन है, यानी कि हमने उसमें क्या बढ़ोतरी की है, उसकी आवर्तनशीलता में क्या क्या किया, क्या नहीं किया है, ये सब हमसे जो भी है वो सब उसका एक अध्ययन हो जाएगा उससे। अब आखिरी में जो है स्थानीय पर्यावरण एवं परिवेश की जानकारी, कविता, कहानी, लोकगीत, चित्रकारी आदि के माध्यम से बनवा व बताकर बच्चों की कल्पनाशीलता को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने में उनकी सहायता करते। इस तरह से मेरा अपना ये प्रयास रहा है ना। आप लोगों को पसंद आया नहीं आया ये आप लोग विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसके साथ मेरा एक और वो है, इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि उनको बच्चों को हमें ये भी बताना है कि हमारी जो भारतीय परंपराएं रही है संस्कृति में प्रकृति का कितना सदुपयोग करने पर और उनको कितना संरक्षित करने पर हमारा जोर रहा है, उसको हम अपनी परंपराओं में, हमारे व्रत में, त्योहार में, रस्मों में देख सकते हैं, चाहे शादी ब्याह का हो, चाहे बहुत सारी चीजें। अब जैसे हमारे यहाँ पर सेला नृत्य होते, कर्मा नृत्य होते, जितने भी लोक नृत्य होते हैं, किसी वृक्ष की पूजा को लेके होता है, वट वृक्ष, वट सावित्री की पूजा। इस तरीके से एक तो हमारी जो परंपराओं की जो अच्छाइयाँ है उसको केवल उनकी तरफ ध्यान भी दिलाना है और उनको ये बताना है कि पहले इतना अच्छा प्रकृति के साथ में तादाद में था, ये वर्तमान में जो हमारी जो समझ में कमी की वजह से हम भी कुछ गड़बड़ किए हैं, तो उसको हम इस हिसाब से और अच्छे से बता सकते हैं। नहीं बिल्कुल आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे कोर्स में। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूरा पर्यावरण के हर आयाम को आपने टच किया और यहाँ तक कि आपने लर्निंग आउटकम और उसको पूरा करने की पेडागोजिकल प्रोसेस की भी चर्चा की भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे की कड़ी के लिए श्रीमती गौरी को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपना गणित के संदर्भ में बताएं और मैं थोड़ा सा परिचय के संदर्भ में बता दूं कि आप 2012 में अध्ययन किए
और वैसे पिछले 25 साल से आप स्कूल शिक्षा विभाग में पहले शिक्षक और फिर व्याख्याता पद पर रहे, और आप काफी जिले में एक रचनावादी जो शिक्षक होते हैं, क्रिएटिव टीचर्स को भी जाने जाते हैं, और इसी के रूप में आपको पिछले वर्ष जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा श्री के सम्मान से नवाजा है ना, इसी साल। तो और जीवन विद्या में आपकी बहुत तीव्र निष्ठा है, और उसी क्रम में अभी आप उत्सव पारा से बहुत सक्रियता जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि गणित के अलग अलग मुद्दों को आप स्पष्ट कीजिए। श्रीमती जी, आइए। धन्यवाद श्रीमान जी। सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज हमारे बीच जो नए हमारे अतिथि है, विद्या दीदी जी बुल्ढाना से, दीपिका बेटा जी यूपी से, पल्लवी दीदी जी चेन्नई से, नेहरूलाल प्रधान भाई जी जांजगीर से, तो और गोपेश भाई जी, तो इन सब का उत्सव पारा परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। अब जो मुझे प्रस्तुति देनी है, तो सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय श्रद्धेय बाबा जी के चरणों में अपनी कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए, अम्बा दीदी को स्मरण करते हुए, और सारे मेरे परिवार के जितने भी है, मायका ससुराल परिवार के सारे सदस्य, और साथ ही जीवन विद्या से जुड़े प्रत्येक ज्येष्ठ बंधु भगिनी जिन्होंने मेरे लिए पूरकता निभाई है, उन सबके प्रति भी, और साथ ही उत्सव पारा के जो बंधु भगिनी है वो उन सबके प्रति, साथ ही परम आदरणीय योगेश भाई जी जिन्होंने सतत पूरकता निभाई है हमको निखारने में और इस उत्सव पारा रूपी इसमें निष्ठान्वित करने में, तो इन सब के प्रति मैं कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। और जो यदि मैं अपना सत्यापन देखूं तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इसमें जीवन विद्या में तो जुड़ने को 2009 से जुड़े 2012 में अध्ययन हुआ, लेकिन जीने का अवसर उत्सव पारा के रूप में अभी मिला है इस एक साल में। तो इस क्रम में मैं अपने आप को देख पा रही हूँ कि मेरा लक्ष्य पक्का हो गया है कि ऐसा ही जीना है, विकल्प की स्वीकृति हो गई है, और परिवार को व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में स्वीकार कर चुके हैं हमारा परिवार, और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीने की स्वीकृति बनी हुई है। इसी कड़ी में उत्सव पारा के सारे बंधु भगिनी के प्रति मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, जिनके कारण ही अवसर उपलब्ध हो पाया है। पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षक बंधु भगिनी जिन्होंने पूरकता निभाई है मेरे अध्ययन में, और इस क्रम में मैं देख पा रही हूँ कि परस्परता में मेरा विश्वास संबंधों में बहुत बढ़ा है, परिवार भाव का बहुत विस्तार हुआ है, साथ ही स्वयं में सतर्कता पूर्वक ध्यान देने हेतु प्रयासरत हूँ, जिससे स्वयं पर हमेशा ध्यान बना रहता है। क्योंकि अभी मैं देख पा रही हूँ जिम्मेदारी और भागीदारी के क्रम में जब प्रेशर आता है तो हम उस प्रेशर को कैसे मैनेज कर पाए और कैसे सहज होकर संबंधों में न्याय कर पाए। तो इसमें मैं यही देख पाती हूँ इस बीच में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं पिछले 9 महीने से, तो मैं स्वयं को कैसे स्थिर रख पाऊं, प्रतिकूलताओं में कैसे पूरक बन पाऊं। तो इस क्रम में मेरा स्वयं पे ध्यान बहुत जा रहा है। तो और इसी आधार पे ये भी समझ में आ रहा है कि अध्ययन बहुत जरूरी है, तो अध्ययन की आवश्यकता भी बन रही है, और स्वयं में देख ही पा रही हूँ कि उस क्रम में लगे हुए जब भी अवसर मिल पा रहा है। और साथ ही अभी तक मेरा जितना समझना हो पाया है, जितना जीना हो पाया है, उसकी खुशहाली मुझ में भी और परिवार में भी बनी हुई है, और आगे जीने के लिए आप सबके संयुक्त अभिव्यक्ति के कारण उत्साह और प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है। तो और अभी वर्तमान में यदि मैं देखूं तो उत्सव पारा में जितना भी निर्माण में हो, शिक्षा संस्कार में हो, न्याय सुरक्षा समिति में हो, एक छोटी सी भागीदारी परिवार निभाने की कोशिश कर रहा है। और ये विश्वास हो गया है कि यदि लक्ष्य स्थिर हो गया है और कार्यक्रम भी पता चल गया है कि करना क्या है, तो अब इस प्रोसेस में भी बहुत मजा आने लगा है, आनंद आने लगा है, और हर पल एक उत्सव को महसूस कर पा रहे हैं। और ये विश्वास हो गया है कि यदि सही रास्ते में निकल चुके हैं तो पहुंचेंगे ही, क्योंकि श्रेय की ओर गतिशीलता तो प्रारंभ हो चुकी है आप सब के कारण। तो आप सब के प्रति बहुत बहुत हार्दिक कृतज्ञता। अब आती है बात गणित के अवधारणा की, तो इसको थोड़ा सा, चूंकि मुझे 5 साल अभिभावक विद्यालय में पढ़ाने का अवसर मिला, तो मेरी जो मानसिकता विद्या के प्रकाश में बन पाई। गणित तो मैं 25 सालों से पढ़ा रही थी, पर मानसिकता जो बनी, तो चूंकि तीसरी क्लास को पढ़ाने का मुझे अवसर मिला, तो उसी दौरान मैंने एक छोटा सा 2-3 बहनों के सहयोग से टीचर गाइडेंस के रूप में एक बनाई थी पुस्तिका क्लास 3 के लिए। तो क्या अवधारणा ये थोड़ा सा मैं रखना चाहूंगी। तो उसमें यह है कि सबसे पहले देखे तो ये समझ में आता है कि गणित क्या है।
अर्थात गणित का अर्थ क्या है। तो जब इसको जानने जाते हैं तो गणित का अर्थ है गणना करना या गिनना। गणित को समझना अर्थात व्यवस्था को समझना व व्यवस्था के क्रम में रूप व गुण को समझने वाला भाग में गणित की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वभाव और धर्म तो हमको ज्ञान दृष्टि से ही पता चलता है। अभी हम रूप और परस्परता में गुण को ही देख पाते हैं। तो ये जो इस क्रम में जो आवश्यकता महसूस होती है, अपनी जरूरतों की पहचान कर, गिन कर, उसे निश्चित कर सके व श्रम पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर परिवार व समाज में समृद्धि का भाव ला सके, इसीलिए इसको गणित को अर्थात गणना को समझने की आवश्यकता है। अब हम ये देखें तो कि मानव के जीवन में इसकी किस तरह से आवश्यकता होती है। तो मानव की कुल 6 आयाम में ही आवश्यकता है। पहला आहार, दूसरा आवास, तीसरा अलंकार। इन तीनों को हम कहते हैं सामान्य आकांक्षा, जो प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। फिर है चौथा दूरगमन, पांचवा दूरश्रवण और छठवा दूरदर्शन। तो ये जो है, ये 3 आवश्यकताएं, दूरगमन, दूरश्रवण और दूरदर्शन, जो व्यक्ति समाज के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है, उस अर्थ में शरीर को गति देने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। इसीलिए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की मानसिकता में आहार, आवास व अलंकार से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के माध्यम से गणित की सारी संक्रियाओं को समझाया व सिखाया जाता है। इसके लिए हम गणना को समझते हैं। गणना हमें किसकी करनी है? तो पता चलता है वस्तु की। तो वस्तु का अर्थ क्या है? वस्तु का अर्थ है वास्तविकता। वास्तविकता कितने प्रकार की होती है? तो ये देखने जाते हैं कि वास्तविकता कुल 2 प्रकार की होती है। पहली है इकाइयां, दूसरा है व्यापक। इकाई को जब समझने जाते हैं तो इकाई की सीमा होती है, इसीलिए इसे गिना जा सकता है। इकाई का आकार एवं भार होता है, इसलिए इसे नाप व तौल सकते हैं। अब दूसरी वास्तविकता को देखने जाते हैं व्यापक के रूप में। तो व्यापक असीम है, इसकी सीमा नहीं है, इसीलिए इसे हम गिन नहीं सकते, इसका हम नाप तोल नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में चारों ओर से व्यापक से घिरी होने के कारण इकाइयां एक एक के रूप में अलग अलग आकार, आयतन, घन के रूप में दिखाई देती है। इकाई व व्यापक के सह अस्तित्व में ही संपूर्ण प्रकृति है। 2 इकाइयों के बीच की दूरी जब हम नापते हैं तो वास्तव में हम व्यापक को ही नाप रहे होते हैं, अर्थात इकाइयों में सापेक्षता में गति भी व्यापकता के कारण ही है। हम व्यापक के कारण ही इकाइयों को गिन पाते हैं। इकाई 4 प्रकार की होती है। पहला है पदार्थावस्था, जिसके अंतर्गत मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु आदि आते हैं। दूसरी है प्राणावस्था, जिसके अंदर पेड़ पौधे। तीसरी है जीवावस्था, जिसके अंदर है पशु पक्षी। और चौथा है ज्ञानावस्था, जिसमें मानव है। मानव श्रम पूर्वक प्रकृति के साथ उत्पादन करके परिवार में समृद्धि को प्रमाणित करते हैं। समृद्धि का अर्थ है सम के अर्थ में वृद्धि। क्या अर्थ है समृद्धि का? सम के अर्थ में वृद्धि, जो प्राणावस्था का धर्म है। अर्थात प्रकृति में समृद्धि है ही। कैसे दिखता है? एक बीज डालते हैं जब हम धरती में, तो हमको अनेक बीज प्राप्त होते हैं, जो पुनः आवर्तनशीलता विधि से और अनेक पौधों व फल देते हैं। जब हम श्रम पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं तो हम श्रम का सम्मान कर पाते हैं, जिससे हमारी मानसिकता में वस्तुओं के सदुपयोग, सुरक्षा और संवर्धन पर ध्यान जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन में बाइयां नहीं आ रही है और हम श्रम कर पा रहे हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि श्रम का महत्व क्या है। तो ऐसे ही जब उत्पादन में हम श्रम करेंगे तो फिर श्रम का सम्मान भी कर पाएंगे, वस्तुओं का सदुपयोग और सुरक्षा भी कर पाएंगे और संवर्धन भी कर पाएंगे। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए क्या, क्यों, कैसे, कितना वस्तु की आवश्यकता है, ये स्पष्ट होना जरूरी है। अतः हर इकाई के साथ क्या, क्यों है, कैसा है, कितना है, इसी क्रम में कितना को समझने के लिए ही गणित है। गणित को हम 2 विधियों से समझते हैं। पहली है मात्रात्मक अर्थात संख्यात्मक गणना, दूसरी है मापात्मक गणना। मात्रात्मक गणना के अंतर्गत
वस्तुओं की मात्रा को हम गिनकर समझते हैं। जैसे मान लो हम पूछते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो हम गिनकर बताते हैं। अब है मापात्मक गणना। इस विधि में हम वस्तु को नाप कर एवं तौल कर समझाते हैं। जैसे हम अगर पूछे कि एक दिन में कितना चावल बनता है, तो हम तौल कर बताएंगे। यदि कमरे की लंबाई कितनी है, तो हम नाप कर बताएंगे। तो इस तरह से मात्रात्मक व मापात्मक मापन के अंतर्गत हम संख्याओं के माध्यम से अपने दैनिक जीवन के कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने के लिए व इनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम अंकों, जिसको हम प्रतीक कहते हैं, 1 से लेकर 9 तक के अंक व शून्य, इन मानक प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके द्वारा गणितीय संक्रियाएं जो मुख्यतः 4 ही है, मिलन अर्थात एडिशन, घटाना अर्थात स्थान परिवर्तन व रूप परिवर्तन, गुणा अर्थात समान वस्तु समूह का बार बार मिलन, भाग अर्थात समान वस्तु समूह का बार बार स्थान व रूप परिवर्तन के अर्थ में समझते हैं। और हम इसी क्रम में सापेक्षता में कोई वस्तु कम है, ज्यादा है, बराबर है, इसका जो हम आकलन है वो सापेक्षता के आधार पर करते हैं। इन मानक प्रतीकों के द्वारा, इन संक्रियाओं द्वारा गणित को लिखित रूप में व्यक्त करने में आसानी हो जाती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन समझते समय वस्तु ही समक्ष होती है, वस्तु के साथ आसानी से समझा जाता है, प्रतीकों के साथ आसानी से लिखा जा सकता है। यह व्यवस्था के लिए है। पुनः एक बार दोहरा दूं कि समझते समय वस्तु ही समक्ष होती है, वस्तु के साथ आसानी से समझा जाता है और प्रतीकों के साथ आसानी से लिखा जा सकता है। तो प्रतीक प्राप्ति नहीं है, केवल व्यवस्था के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इन प्रतीक चिन्ह 1 2 3 4 या गुना भाग धन ऋण, इनका हम उपयोग करके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। लेकिन समझना तो वस्तु के साथ ही होता है, उपलब्धि तो वस्तु ही होती है। इस तरह से यदि हम गणित को देखें कि गणित का प्रयोजन क्या है, क्यों गणित की जरूरत है, तो हम ये देख पाते हैं कितना को समझने के लिए गणित, व्यवस्था को समझने के लिए गणित, व्यवस्था में जीने के लिए गणित, संबंधों में निर्वाह के लिए गणित, तर्क एवं अनुमान क्षमता बढ़ाने के लिए गणित, मानो हर इकाई क्या है, क्यों है, कैसा है, कितना है को जानना चाहता है, क्योंकि शिशु जन्म से ही जिज्ञासु होता है और जानकर ही वह तृप्त होता है। तो वो इस जानने के क्रम में संबंधों में निर्वाह कर न्याय घटित करता है, परस्पर पूरकता निभाकर धीरे धीरे उपकार की दृष्टि विकसित होती है, जिसको हम धर्म दृष्टि कहते हैं। तो संबंधों में आवश्यकताओं को पहचान कर निर्वाह करके न्याय दृष्टि विकसित होती है और आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके जो एक्स्ट्रा है उसको समाज गति में लगाकर तन मन धन का नियोजन करके व्यवस्था दृष्टि, धर्म दृष्टि विकसित होती है और सब कुछ को समझकर सत्य बोध से सार्वभौम व्यवस्था की ओर गति करता है, करेगा बच्चा। इस तरह से जब समझेगा तो, और विशेषता की बजाय श्रेष्ठता को वरेगा। अभी यदि थोड़ा जोड़ घटाना गुना भाग आता है तो बच्चा एक विशेषता में चला जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है। जब वो देखेगा कि मेरी माँ भले ही अनपढ़ हो, लेकिन वो तो दिन भर गणित कर रही है, वो इतना खाना बनाती है कि कम भी नहीं पड़ता है और ज्यादा भी नहीं होता है, सब्जी में नमक भी नहीं होती है, तो माँ तो हर पल गणित कर रही है, तो वो देख पाता है कि ये मेरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि मुझे आ गया है संक्रियाएं, तो मैं अपने भाई को जिसको नहीं आ रहा है पूरक बन के समझा दूं। यदि मुझे समझ नहीं आ रही कोई चीज, तो मैं अपने आगे वाले जिसको आ गया उससे समझ लूं। तो अब यहाँ बच्चा विशेषता की बजाय श्रेष्ठता को वरेगा और यही शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें गणित की अहम भूमिका इसी क्रम में अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि योग क्या है। तो हम ये देखते हैं कि प्रकृति में जो मिलन है उसी को योग कहा, और ये मिलन भी व्यवस्था के अर्थ में है। प्रकृति में एक इकाई का दूसरे इकाई के साथ मिलना किसी व्यवस्था के अर्थ में होता है, इसी को योग या मिलन कहते हैं, और यह प्रयोजन के अर्थ में ही होता है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम गुंडरदेही जाते थे तो सब लोग मैसेज करते थे कि हम कितने लोग पहुंच रहे हैं,
ताकि उस स्थिति में हम काउंट कर पाए कि कितने भाई बहन आएंगे, उस अनुरूप हम खाना बनाएंगे तो कम भी नहीं पड़ेगा और ज्यादा भी नहीं होगा। तो ये मिलन जो है वो भी व्यवस्था के अर्थ में है, इसलिए काउंटिंग भी व्यवस्था के अर्थ में है। और इसी तरह से जैसे हम बच्चों को बताएं कि बेटा हमको अभिभावक विद्यालय उत्सव पारा में किचन गार्डन बनाना है, वहां पर विद्यालय में टमाटर के हम 29 पौधे लगा रहे हैं, भिंडी के 28 पौधे लगा रहे हैं, भट्टे के 55 पौधे लगा रहे हैं। तो आप बताइए कि अपन ने इस किचन गार्डन में कुल कितने पौधे लगाए। तो इस तरह से बहुत अच्छे से खेल खेल में हम बच्चों को मिलन को समझा सकते हैं कि ये जो कुछ भी है व्यवस्था के अर्थ में हो रहा है। इसी तरह से यदि हम घटाना को देखते हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं कि व्यवस्था के अर्थ में इकाइयों का स्थान परिवर्तन व रूप परिवर्तन के अर्थ में जो स्थान परिवर्तन और रूप परिवर्तन होता है, ये भी मानव की आवश्यकता पूर्ति के क्रम में और व्यवस्थित कार्य करने के लिए ही वस्तु का स्थान परिवर्तन या रूप परिवर्तन होता है। इसे ही हम वर्तमान में घटाना कहते हैं, जिसको प्रतीक के रूप में ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक परिवार में मान लो 8 सदस्य है, 4 सदस्य यदि खेत चले गए और 4 सदस्य घर में है, तो यहाँ पर जो 4 सदस्यों का स्थान परिवर्तन हुआ है वो भी प्रयोजन के अर्थ में है, और घर में जो शेष 4 सदस्य है वो भी घर की व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है। तो चाहे स्थान परिवर्तन हो, ये व्यवस्था के अर्थ में ही है। इसी तरह से यदि हम रूप परिवर्तन को देखते हैं तो माता जी ने खेत से 25 नींबू लाए, उसमें मेहमानों के लिए 10 नींबू का शरबत बना लिया, तो इस तरह से वो नींबू का रूप परिवर्तन हो गया। अब बचे 15 नींबू में यदि 10 नींबू पड़ोस वाली चाची जी को दे दिए तो उन नींबुओं का स्थान परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से देखा कि कुल शेष कितने नींबू बचे, तो 5 नींबू, क्योंकि 10 नींबू का स्थान परिवर्तन हो गया और 10 नींबू का रूप परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि चाहे मिलन हो या स्थान परिवर्तन हो या रूप परिवर्तन हो, ये व्यवस्था के अर्थ में ही है। अब इसमें एक छोटा सा हम ये देखते हैं कि घटाना, ये जो हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और बिटवीन की बात करते हैं, तो इसको हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे अपन ये देखें कि हमारे परिवार में जब 3 पीढ़ी साथ साथ है, तो जैसे हमारे दादाजी का जन्म निश्चित ही पहले हुआ है, उनके बाद पिताजी का हुआ है, उनके बाद खुद आपका हुआ है और आपके बाद छोटे भाई जी बहन जी का हुआ है। तो यदि आप खुद से देखोगे तो इसमें देखोगे कि आपके पहले आपके पिताजी का हुआ था और उनके भी पहले उनके पिताजी का अर्थात आपके दादाजी का हुआ था। तो इस तरह से वृद्धावस्था, युवावस्था और बचपन को हम देखते हैं तो ये के पहले वाली बात आती है, और यदि बाद में देखें तो ये समझ में आता है कि दादाजी के बाद में पिताजी का और पिताजी के बाद में आपका और आपके बाद में आपके छोटे भाई जी का हुआ। तो इस तरह से हम आफ्टर और बिफोर भी बता सकते हैं। इसी तरह से बीच में यदि बताना है तो 3 पीढ़ी में बेटा आपके और आपके दादाजी के बीच में जो है युवावस्था पिताजी की है। तो इस तरह से अवस्था से बता सकते हैं। इसी तरह से जो 4 अवस्था है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, तो जीवावस्था बीच में है ज्ञानावस्था और प्राणावस्था के। पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था है, प्राणावस्था के बाद जीवावस्था है। इसी तरह से जीवावस्था के पहले प्राणावस्था। तो अवस्थाओं में भी हम आफ्टर, बिफोर और बिटवीन बता सकते हैं। इसी तरह से यदि दिनों में देखें तो सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध आता है, बुध के पहले मंगल, मंगल के पहले सोमवार आता है, और बीच में देखें तो सोम और बुध के बीच में मंगलवार आता है। तो इस तरह से हम इन चीजों को बता सकते हैं बच्चों को अपने दैनिक जो आसपास की वस्तुओं को देखते हुए। इसी तरह से यदि बढ़ता क्रम और घटता क्रम बताना है तो जिसको हम बेबी टू डैडी भी कह सकते हैं कि बढ़ता क्रम देखे तो आप हो, आपसे बड़े आपके बड़े भैया है, पिताजी है, फिर दादाजी है। इस तरह से बढ़ता क्रम बता सकते हैं। घटते क्रम को इसी का आप बता सकते हैं कि पहले दादाजी है फिर पिताजी, इस क्रम में। और यदि हम किसी वस्तुओं के फलों के रूप में देखें तो अंगूर से बड़ा आकार नींबू का, नींबू से बड़ा आकार मौसम्बी का, और मौसम्बी से बड़ा आकार खरबूज का या तरबूज का है। इस तरह से फलों के माध्यम से भी हम बता सकते हैं। और यदि धारिता के रूप में हमको बताना है
तो जैसे कटोरी या कप में कम पानी आएगा, उससे ज्यादा पानी गिलास में, उससे ज्यादा पानी जग में और उससे ज्यादा पानी बाल्टी में आएगा। तो इस तरह से दिनचर्या से जोड़कर ही हम बच्चों को सारी गतिविधियां बता सकते हैं। और जब ये क्रम पता चल जाता है तो फिर उसके बाद हम अंकों को भी बता सकते हैं कि इसके बाद क्या आएगा और इसके पहले क्या आएगा। तो 5वीं तक हमको व्यवहारिक शिक्षा ही देनी है, वस्तु मूलक ही करना है। तो अब मेरे ख्याल से आज समय हो चुका है, तो अपन आज यहीं तक रोकते हैं। और इसके बाद फिर एक जो समय चैप्टर है जो बहुत जबरदस्त, जो मुझे बहुत छुआ था, तो अगली बार जब मौका मिलेगा तो टाइम चैप्टर को हमने बच्चों को कैसे समझाया है, भिन्न को कैसे समझाया है, हर चीजों को, गुना को है, भाग को है, तो अगली बार जब भी अवसर मिलेगा फिर उसकी शेयरिंग होगी। तो मैं अपनी बात को यहीं रोकती हूँ। तो धन्यवाद श्रीमती जी, आपने बहुत अच्छा गणित के एक चेतना विकास के संदर्भ में किस तरह से हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से इसको ले जा सकते हैं, ये आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब इसी के साथ हम हमारा फीडबैक का क्रम शुरू होता है। तो अब आप लोगों की बारी। ये दो प्रेजेंटेशन आपके समक्ष हुए हैं, पर्यावरण के बारे में और दूसरा गणित के बारे में, है ना। तो अब आप में से सभी को जो जो बात आपको क्लिक किया है वो आप अपने फीडबैक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आपका फीडबैक। हाँ दीदी नमस्कार, सब जी को नमस्कार। नमस्ते भैया जी, नमस्ते नमस्ते, बताइए। जी जी जी, आज पर्यावरण और गणित पर जो प्रस्तुति आप लोगों ने दिया है बहुत जबरदस्त। नाम बताइए भैया, आप गैलेक्सी J7 वाले हैं? जी, पवित्र यादव, महासमुंद जिला से। गैलेक्सी J7 बढ़िया जी जी बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भैया जी बताइए। पर्यावरण का बहुत ही मतलब विस्तृत दृष्टिकोण से मतलब विश्लेषण भैया जी रूपलाल जी ने किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त ध्यानाकर्षण हुआ। और खासकर गौरी दीदी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं भी गणित विगत मतलब 20-25 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपने जिस प्रकार से गणित को मतलब अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़कर और दर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही मेरे को अच्छा मतलब मन को भा गया। और मैं गणित पढ़ाते हुए सोचता था कि मैं कैसे इसको मतलब दर्शन से जोड़ूं, कैसे मतलब उसको बताऊं बच्चों को। मेरे कक्षा में समझ नहीं आता था, लेकिन आपके द्वारा ये जो प्रस्तुति हुई उससे मेरे को बहुत ही मतलब ध्यानाकर्षण हुआ है, जोरदार ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपको, जबरदस्त ध्यानाकर्षण के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा भैया। खूब खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद भैया जी। साथ बने रहिएगा, महीने भर में पूरा गणित बताएंगे कि कैसे पढ़ाया है। हेलो जी सबकी, ये सबके लिए जी धन्यवाद भैया जी। हेलो सब नमस्ते, बड़ी मम्मी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। गुड़ जोड़ घटा गुड़ा भाग को आप बताई थी, लेकिन आज जो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का जो जिस तरह से बताई वो बहुत अच्छा लगा बड़ी मम्मी जी। परिवार के सदस्यों के जरिए असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर को कैसे बता सकते हैं, पहले बच्चे के, उसके पिताजी, उसके दादाजी के साथ में, ये चीज बहुत अच्छा लगा मेरे को। और पर्यावरण में भी बड़े पापा जी बताए ना, वो भी बहुत अच्छा लगा। बच्चे को आसमान का, अपने वातावरण का, सबका ध्यान देके पर्यावरण का एहसास दिला जाए, ये भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, बस इतना। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अगली प्रस्तुति, अगला फीडबैक। सबको नमस्कार, सारे भैया नमस्कार। आज दोनों ही प्रस्तुति बहुत बेजोड़ रही है, और विशेष रूप से गौरी दीदी की जो प्रस्तुति, मैं सदा से गणित में बड़ा कमजोर रहा और आज भी मुझे डर लगता है। आज मैंने बहुत ध्यान से आपको सुना। मेरा प्रस्ताव है, यदि सबको ठीक लगे और ऐसी अनुकूलता बने, तो मैं ये चाहता हूं कि एक पूरा सत्र, एक दिन 1 घंटे का, गौरी दीदी मैथ शिक्षण पे और दर्शन के आलोक में इतनी सहजता, इतनी सरलता और इतनी स्वाभाविक ढंग से आपने प्रस्तुत किया कि एकदम से ऐसा लगता था कि मक्खन की तरह से जो है घुल रहा है मन में। तो ये सहजता आपके जीने की वजह से आपके अध्यापन में आया है, इसका लाभ सबको मिले। तो ये मेरा एक प्रस्ताव है, विचार। जी भाई जी, जी भाई जी, हम जरूर प्रयास करेंगे इस 1 महीने के दौरान, और हमारा है ही टारगेट कि हम पूरा रखेंगे। बहुत बढ़िया भाई जी। भाई जी आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना थोड़ा नाम बता दीजिएगा।
मैं दिल्ली से डॉक्टर अखिलेश कुमार भट्ट बोल रहा जी हूँ। धन्यवाद भाई जी। हेलो जी हेलो, मैं उषा भोपाल से। सभी को जी नमस्कार। नमस्ते। जैसे पहली प्रस्तुति पर्यावरण अध्ययन पर थी, जो कि चाचा जी द्वारा थी। दूसरी प्रस्तुति मौसी जी द्वारा, जो कि रायपुर से है ना। जी तो दोनों प्रस्तुतियां बहुत ही बढ़िया थी। और पर्यावरण अध्ययन में मामा जी ने जो बात जोड़ी कि पर्यावरण के शिक्षा के साथ साथ हम अपनी परंपरा, जिसमें जैसे वनों को लेकर के हमारी कुछ कहना चाहिए कि संस्कृति में हम लोग उत्सव मनाते हैं, जैसे वड़ सावित्री हो गई, आंवला अष्टमी हो गई, इस तरीके जी से। और वन जीवों के भी संरक्षण को लेकर के हमारी परंपराओं में कुछ मान्यता और उत्सव हम मनाते हैं धार्मिक तौर पर। तुलसी विवाह कह लें, ये सब हमारे पर्यावरण संरक्षण को लेकर ही रही है, जो कि मॉडर्न होते जाते हुए सारी चीजें छूटती जा रही है। तो उसका समावेश जी करना। दूसरा, दोनों प्रस्तुतियां बहुत ही अच्छी थी। तो धन्यवाद मुझे बेटा बहुत जी, दीदी जी, बहुत बढ़िया। अगले भाई जी, बहन जी। मुझे एक चीज पकड़ में, लाल बहादुर बोल रहा हूँ अनूपपुर से। जी भाई जी। आपका एक जो वाक्य है कि वस्तु से समझ में आता है और लिखने के लिए संकेतों से, मतलब सिंबल जो प्रतीक है प्लस माइनस, उसके जी थ्रू लिखा जाता है। तो ये जो चीज है पहले हम करते थे, पर ये एक सूत्र वाक्य में ये बहुत चीज समझ में आ गई कि कुछ भी अगर आपको करना है तो पहले ना उसको वस्तु रूप में, जैसे आप समझाया, आपने जिस तरीके से समझाया वैसे पहले वस्तु रूप में उनसे डिस्कस करो और फिर उससे संकेत को उसको बताओ, तो ये बहुत बढ़िया बच्चों को समझ में आएगा। दूसरी चीज, ये आपने जो सूत्र वाक्य बोला है, इसी को मैं पर्यावरण में लगाना चाहूंगा कि बच्चों को उसके लिए बहुत अच्छे से ध्यानाकर्षण करने के लिए हम उसे ऐसे भी बता सकते हैं, मतलब किसी वस्तु की उपयोगिता को, कि बेटा ये जो 1 किलो चावल अपन घर में खाते हैं ना, 2 दिन में खत्म हो जाता है, 1 दिन में खत्म हो जाता है, ये 1 किलो चावल बनाने के लिए 2000 लीटर पानी यूज होता है। जब जी हमको उस चीज को, जब बच्चा समझे ना कि 2000 लीटर कितनी सारी क्वांटिटी होती है और बनता कितना 1 किलो चावल, तो जब हम उसके मतलब दिमाग में ये चित्रण हो जाएगा कि कितनी सारी वस्तु प्राकृतिक लगने के बाद में हमारे लिए बनता है, तो उससे वो वस्तु की सदुपयोगिता को सुनिश्चित करेगा। मतलब सही चीजों का है। सदुपयोग करने, अब जैसे कागज, बच्चे ना कागज, रफ कॉपी कागज ऐसे फाड़ते फेंकते हैं, उनको ये बताना जरूरी, बेटा ये जो 1 किलो तुम एक जो रफ कॉपी बनाती हो, एक कॉपी जब यूज करती हो, इसके लिए आपका ना एक पेड़ पूरा नष्ट हो जाता है। इसकी जी प्रक्रिया करने में कितना लीटर इसमें पानी लगता है। तो अगर आप एक कॉपी बचा रहे हो, मतलब आप इतना लीटर पानी आपने बचा लिया, इतने आपने पेड़ों को कटने से बचा लिया। अगर हम इस चीज को, इस वस्तु को हमारी उससे जोड़े हम, तो मुझे जी लगता है कि ना बच्चे ना बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से आचरण प्रस्तुत करेंगे। निश्चित ही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, सही बात है भाई। बहुत अच्छा ध्यान आकर्षण। और हाँ, ये सुझाव श्रीमती जी से आया था कि ये जो आपकी बातें हो रही हैं, जी ये इसके ना जी एक उत्सव पारा का एक ना यूट्यूब चैनल रहना चाहिए, तो इसका लोकव्यापीकरण भी हो पाएगा और ये जब चाहे कोई भी कहीं भी खोल करके इससे ज्ञानार्जन कर पाएगा, समझ पाएगा। तो भाई जी आपको सूचना दे दे कि बन चुका है यूट्यूब चैनल, अश्विनी बेटा जी बना चुके हैं और यूट्यूब में डेली की रिकॉर्डिंग पोस्ट हो रही है। अच्छा, तो वो आपकी यूट्यूब सूचना का के लिए एक लिंक मिल जाएगा, तो फिर हम उसको देख लेते हैं। वो लिंक साकरी में डला हुआ है, रोज डल रहा है, जो भी उसमें डल रहा है। तो बन चुका है, इसके लिए अश्विनी बेटा जी बधाई के पात्र है। तरुण बेटा जी और अश्विनी बेटा जी के संयुक्त प्रयास से और आकांक्षा बहुरानी, तीनों के संयुक्त प्रयास से ये काम संभव हो पाया है, तरुण जी, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी और रूही जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया भाई जी। अगली प्रस्तुति। दीदी जी नमस्ते। फीडबैक। नमस्ते भाई जी। मैं हरीश रायपुर से। जी भाई जी। इसमें अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं दीदी, उसमें माध्यिका जब पढ़ाते हैं उसमें जी आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो जी उसमें आपने जो है परिवार को लेकर उसको जमा, आरोही क्रम और आरोही क्रम बोलने से बच्चे को समझ में नहीं आता है जी। उसको जब हम परिवार से जोड़ते हैं, जो आपने जी बताया कि आयु के अनुसार उसको कर दिया जाए, आपके घर में बड़े कौन है और छोटे कम है, तो उसके
उससे जो मैं पढ़ाया हूँ तो बच्चों को बहुत आसानी से वो चीज समझ में आया और बच्चे आसानी से कर पाते हैं। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा इससे जुड़ा है यहाँ पर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। अगले फीडबैक के लिए अपन 2-3 फीडबैक ले भोपाल सकते से हैं। मीनाक्षी साहू जी, नमस्कार सभी को। मुझे दीदी जी का प्रस्तुति भी अच्छी रही और उसमें दीदी जी का जो गणित पढ़ाना उसमें सारा ही बहुत अच्छे से समझ में आया। पर ये जो घटाने का क्रम घटाना जो सिखाते हैं रूप परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के साथ, तो ये बहुत अच्छे से छुआ। और इसमें जो ये इकाई जो प्रयोजन जो भी है गणित पढ़ाने का, वो व्यवस्था से जोड़ के पढ़ाना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात लगी मुझे। बहुत बढ़िया दीदी जी। सूरजपुर से हेमलता दीदी जी होगी, हेमकृतिका दीदी जी, तो आपसे भी चाहूंगी फीडबैक। नमस्ते दीदी। हाँ भैया जी नमस्ते। बालोद से धनेश भाई जी। मैंने एक्चुअल में काम करते करते सुना हूँ जी, तो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन बहुत जबरदस्त आपका जो मैं वो गणित पढ़ाने का जो तरीका सुन रहा था जी, तो मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में उसको आप अद्भुत जोड़ के रखे हो, बढ़िया जी। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को कभी ये सब या जो तरीका है जी वो मिले, है ना। उन्हीं के बहुत लिए पूरी तैयारी चल रही गणेश भाई। भैया जी उन बच्चों के लिए इतनी मेहनत की गई है, इसलिए अभी बच्चों की मम्मियों को बता रहे हैं ताकि वो निरंतरता बनी रहे। आज वो सुनील भाई बोले बता रहे हैं जी, कोई तो भैया रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा देंगे। और अपन साथ साथ है ही भैया उत्सव पारा में, तो अपने को साथ ही जीना है, तो हर पल गणित समझेंगे, है ना भैया जी। बढ़िया भैया जी। और भाई जी बहन जी। हाँ जी जी, नमस्ते दीदी सभी को। तो भैया की बात से ये बात समझ में आया कि पर्यावरण का अवलोकन करते हुए बच्चे जब शुरू से क्लास 1 से पर्यावरण का अवलोकन करते हुए सीखेगा तो वो बहुत सारी चीजों को सीख जाएगा। मतलब 5वीं क्लास के जाते तक वो मतलब आगे चलकर वो औषधियों के बारे में पहचान पाएगा, उसका उपयोग जान पाएगा और उस कौन सा चीज कब उपयोग होगा, शरीर के लिए कौन कौन सा चीज उपयोगी है उसको समझेगा। ये बात समझ में आई। और ये गणित में ये समझ में आया कि बच्चा जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, पर्यावरण में व्यवस्था को ही समझ रहा है और यहाँ पर गणित में को भी व्यवस्था से जोड़कर वो समझ रहा है। तो आगे चलकर मतलब बच्चा आगे चलकर उसको परिवार व्यवस्था, अखंड समाज व्यवस्था और सार्वभौम व्यवस्था को समझने में आसानी होगी। ये समझ में आ रहा है 5वीं क्लास के बाद आगे क्लास। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया बचेली से। हाँ जी भाई जी। मैं भी इस मामले में बच्चा ही हूँ, तो मुझे भी सीखने की जरूरत है। तो साकरी व्यवस्था में मुझे जोड़ दीजिए, नाम कट गया है। ठीक है ना जी भाई जी। ओके ओके भाई जी। चलिए अगले। हेलो दीदी नमस्ते। फीडबैक। हाँ जी नमस्ते। हेलो हाँ जी बताइए। हाँ दीदी, वो जो आफ्टर और बिफोर वाला जो तरीका बताए और वही आरोही क्रम बहुत बेहतरीन था। इसमें बच्चों को समझाने के लिए बहुत आसान तरीका है, इसी से बच्चे समझ पाएंगे। इसमें मैं बहुत भेजा खपाती थी लेकिन थोड़ा मुश्किल पड़ता था बच्चों को। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद दीदी। जीजू का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो पर्यावरण के पूरे सभी आयामों को कनेक्ट करते हुए एकदम दिखाई दिए, पूरा बोध करा दिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। जी धन्यवाद। और एक आध कोई फीडबैक, फिर कल की बात बता के खत्म करेंगे। हाँ हेलो दीदी नमस्ते। दीदी हाँ कृष्णमोहन भैया जी गरियाबंद से। हाँ गरियाबंद से मैं कृष्ण मोहन। हाँ आज बताइए। भोपाल वाले भैया ने जो पर्यावरण को जो प्रस्तुत किया है ना, तो जी वो कोई यदि एमए किया होगा पर्यावरण है, वो भी मैंने इतना सहजता से वो बात नहीं रख पाता है ना। इतना सरल सहज रूप से रखे भैया ने व्यवस्था से जोड़ करके।
और आपने भी जो गणित को इतने सहज रूप से और व्यवस्था से जोड़ करके जो प्रस्तुत किए, तो इसके लिए बहुत ही अत्यंत मतलब हृदय से कृतज्ञता आप दोनों प्रति। बहुत ही सहज रूप से, सरल रूप से और व्यवस्था से जोड़कर आप दोनों ने इस पर्यावरण और गणित को रखे हैं। भैया हमारे भैया जी अपन सब साथ साथ है, सब साथ साथ है ना जी। आप लोगों ने अवसर उपलब्ध कराए, सबके प्रति कृतज्ञता भैया जी। हाँ, एक दीदी और कोई बोलने वाली, उनका सुनते हैं फिर अपन बात को करते हैं। हाँ दीदी, मैं पूनम। हाँ बताइए। को नमस्ते दीदी। सबसे पहले तो जो भोपाल से भैया जी ने जो बताया पर्यावरण के ऊपर, कि बच्चों को जो बचपन से ही जो पर्यावरण की शिक्षा हम दें, जो छोटे छोटे जो हमारी मान्यताओं के आधार पे जो पूजा है और उन लोगों की जानकारी दें, और उन लोगों को पर्यावरण से मतलब अच्छे से समझाया। और उसके बाद दीदी आपका ये गणित के ऊपर तो मैंने एक बार पहले भी थोड़ा सा एक झलक सुनी थी, आज फिर एक छोटी सी झलक सुनी। और वाकई में दीदी मतलब इसको मैं मतलब बता नहीं सकती कि आप इतने अच्छे से अभिव्यक्त करते हैं कि हम लोगों का भी यही मतलब इसका एक बार पूरा मतलब 1 घंटे का आप पूरा बस कंटिन्यू गणित के बारे में ही समझाइए, जिससे कि आगे हम लोगों को थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाने में भी सरलता जाए। और बहुत अच्छा लगता है दीदी जब आप बताते हैं तो, और सरलता से सारी चीजें समझ में आती है। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और भैया जी को। तो चलिए श्रीमती जी, है ना, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आज पर्यावरण वाले भैया जी का, भोपाल वाले भैया जी का और आपका। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, है ना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं बढ़िया 5 बजे। प्रस्तुति के लिए दोनों को प्रति हमारी कृतज्ञता।